All right, so today we will see how the second force, Coriolis force, comes into the picture and what differences it can make. हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उससे क्या फ़र्क पड़ा, ग्रेविटी में फ़र्क पड़ा, ग्रेविटी के डायरेक्शन में फ़र्क पड़ा और ग्रेविटी की मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ा। जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कम होता है और पोल पर और इक्वेटर पर दोनों ही लोकेशन पर ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो सेंटर के ही तरफ होती है। बट अगर इन दोनों लोकेशन को छोड़ दें, इक्वेटर और पोल को, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है सेंटर की तरफ से, और वो डिफ्लेक्शन 45 डिग्री पर, 45 लैटिट्यूड पर मैक्सिमम होता है। ये हमने देखा। तो आज हम देखेंगे कि भाई अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल व्हेन इट हैज़ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। अगर वो अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो उस केस में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो इसमें एक केस है जो मास्टर ने डिस्कस कर रखा है और बुक में भी है, लेकिन केसेस बहुत सारा हो सकता है, बट हम पहले एक ही केस डिस्कस करेंगे। व्हेन अ बॉडी इज़ फ्री फॉलिंग, हाँ, बॉडी इज़ फ्री फॉलिंग, बॉडी ऑफ मास m फ्री फॉल्स। तो इस केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डिनोट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर मास m पार्टिकल है, तो ये जो डायरेक्शन होगी इसको हम वर्टिकल बोलेंगे, है ना। अभी सेंट्रीफ्यूगल की कोई बात नहीं है, अभी जस्ट हम कोरियोलिस फोर्स की बात करेंगे। इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं। वर्टिकल का मतलब क्यों, जैसे तो अभी चेयर पर बैठा हुआ है तो चेयर तेरे सर के ऊपर की तरफ की डायरेक्शन को हम वर्टिकल बोलते हैं, तो इसीलिए ये वर्टिकल है। क्योंकि अगर तो अर्थ के सरफेस पे यहाँ पर है तो वर्टिकल का मतलब यही होता है। अगर यहाँ पर है तो वर्टिकल का मतलब ये हो जाएगा, जो सेंटर के से गुजरे उसको वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं के कैप बोलूँगा, यानी कि जेड एक्सिस बोलूँगा, जैसे कि बुक में ले रखा है। और इसके परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन होगी, इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा इसको मैं बोलूँगा वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है। बुक के हिसाब से इसको मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, गुड। और चूँकि अर्थ रोटेट कर रही है तो ये पार्टिकल कैसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसे रोटेट कर रहा होगा, फाइन। तो इस पॉइंट पर इसका ओमेगा क्या होगा, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी, ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा ऊपर को होगी, ऐसे, है ना, वर्टिकल, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है ऊपर को, क्योंकि अर्थ घूम ऐसे रही है और पार्टिकल कैसे घूम रहा है, इस सर्कल में ऐसे घूम रहा है। तो अगर यहाँ पे तो अगर राइट हैंड कर्ल रूल लगाएगा तो ऐसे आएगा ना, जेड एक्सिस की डायरेक्शन, सॉरी जेड नहीं है यहाँ पे, जेड हमने इसको मान रखा है, ध्यान देना, लास्ट वाले में जेड ये था। तो ये मेरा ओमेगा हो गया, फाइन। अब नेक्स्ट मेरा जो गोल है वो गोल ये है कि ये जो ओमेगा है इसको रिजॉल्व करना है इन दो एक्सिस में। कौन सी दो एक्सिस में, ये जो हमने इसको वाई बोला है और हमने इसको जेड बोला है, वर्टिकल वाले को, फाइन, जेड। तो अगर हमें इन दोनों में रिजॉल्व करना है तो हम सिंपल ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे। तो ये अगर फाई है एंगल तो ये एंगल भी फाई होगा, ठीक। अगर ये फाई है तो ये 90 - 5 हो जाएगा। अगर ये 90 - 5 है तो ये 5 हो जाएगा,
क्योंकि ये 90 में है ना, तो ये वाला एंगल हमारा फाई आया। तो ओमेगा को वाई और जेड में रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा वेक्टर, थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा कॉस फाई जे कैप प्लस ओमेगा साइन फाई के कैप, राइट, गुड। अब जो ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल है, ये फ्री फॉल कर रहा है। हालांकि अब फ्री फॉल मैं ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अर्थ के अंदर तो जा नहीं सकता फ्री फॉल में, तो बहुत नज़दीक है, सरफेस के बहुत नज़दीक है ये पार्टिकल, एकदम टच नहीं कर रहा है, तभी तो फ्री फॉल कर पाएगा। अगर टच कर देगा तो वो कैसे फ्री फॉल करेगा। थोड़ा सा हाइट पे है, 10 मीटर 20 मीटर, इतनी छोटी हाइट है कि ये डायग्राम में दिख रहा होगा वो। तो अगर वो ऐसे फ्री फॉल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो मान लेते हैं हम कि वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा हमारा यहाँ पर v, कुछ मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, सम रैंडम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुड। नाउ वी नो दैट कोरोलियस फोर्स FCL is equal to 2 omega cross V, right? Is it correct? No, it is not correct. You are forgetting something. Can you guess? Yes, negative sign. So if you use this formula, put up these two vectors here, omega cos phi j cap plus omega sin phi k cap क्रॉस v k कैप, ठीक है। नाउ के कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट तो ज़ीरो आ जाएगा, है ना, तो पहला ही क्रॉस प्रोडक्ट बचेगा, दैट इज 2 ओमेगा v cos phi j क्रॉस k इज नथिंग बट i कैप, गुड, j cross k is I cap. So this is the value of Coriolis force, right? Good. This is the value of Coriolis force. But एक गलती नहीं कर रहे हम जो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी निगेटिव में होगी ना, क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रहा है। अगर जेड अपवर्ड है तो डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी तो माइनस भी हो जाएगी। तो ये एक मिस्टेक और कर दी हमने, तो जस्ट इसको माइनस कर देंगे तो ये पूरा प्लस बन जाएगा। सो दिस इज द कोरोलियस फोर्स। नाउ अब इस कोरोलियस फोर्स का कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या ग्रेविटी पे? नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये अर्थ है, यहाँ पर पार्टिकल नीचे को डाउनवर्डली फॉल कर रहा है, और ये अगर उसकी ग्रेविटी की डायरेक्शन है जिसको हमने जेड बोल रखा है यहाँ पर, और कोरोलियस फोर्स क्या कहाँ लग रहा है? एक्स में लग रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस नहीं दिखा रखी है, लेकिन अगर तू राइट हैंड रूल यूज़ करेगा तो एक्स एक्सिस अंदर को आएगी, ऐसे अंदर को, पेज के अंदर को आएगी। तो अगर ग्रेविटी ऐसे है और कोरोलियस फोर्स इसके परपेंडिकुलर है जो कि एक्स एक्सिस है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दो वेक्टर है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या एक दूसरे को फ़र्क डालेंगे? ये एक दूसरे पे ये फ़र्क डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो इसीलिए ग्रेविटी पर कोई फोर्स नहीं पड़ता। ग्रेविटी जो अर्थ की ग्रेविटी है उस पर कोरोलियस फोर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ द फर्स्ट कंक्लूजन। हालांकि ये बुक में लिखा नहीं है। सिंस कोरोलियस फोर्स is perpendicular to the Earth's gravity. कोरोलियस की स्पेलिंग गलत हो रही है क्या? हाँ। So no change in gravity, जो कि सेंट्रीफ्यूगल केस में हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब फ़र्क क्या पड़ेगा इसमें? फ़र्क ये पड़ेगा कि जो पार्टिकल जो था
उसमें दो फोर्स लग रहे हैं, हालांकि दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उसका जो मोशन होगा ना, उसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तेरे को याद है जब हम वहाँ पे फील्ड में मैच खेलते थे या फिर कैच कैच खेलते थे, तो हम ऐसे बॉल को ऊपर उछालते थे, राइट है। तो बॉल को ऊपर उछालने के बाद ऐसे नीचे को आती थी। तो हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, हालांकि हम ऐसे उछालते थे, यहाँ से मैं उछालूंगा तो तू कैच करेगा, यहाँ से तू उछालेगा तो यहाँ मैं कैच करूँगा। बट अगर जो मैं खुद के लिए उछालूँ या अगर मैं कोई कॉइन उछाल लूँ, तो उस कॉइन को उछालने के बाद जब वो नीचे आता है तो हमें क्या लगता है कि ठीक है कॉइन नीचे आ रहा है, तो अगर एक बहुत आइडियल केस ले लिया जाए तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आना चाहिए उसको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि उसके बहुत कारण है, लेकिन उसका एक कारण कोरोलेस फोर्स भी है। अगर पार्टिकल पे एक ही फोर्स लग रहा होता तो नीचे को ही आता। अगर ये जेड एक्सिस है, माइनस जेड एक्सिस है, तो ये नीचे को आ रहा होता, लेकिन यहाँ पे कोरोलेस फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में भी। एक्स एक्सिस में जब कोरोलेस फोर्स लग रहा है तो इसलिए उसका और इस फोर्स बहुत छोटा है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अमाउंट बहुत छोटा होता है ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में, वैसे इसका अमाउंट भी बहुत छोटा है। तो ये ऐसे होता है, ये थोड़ा सा एक्स में लगता है और ग्रेविटी तो बहुत बड़ी है ही नीचे को। तो ये जो ओवरऑल डिफ्लेक्शन होता है इसके पाथ में, ये थोड़ा सा कर्वी पाथ बनता है। मास्टर ने भी वो जो स्लैश बना रखी है ना, उसमें एक कर्वी पाथ बना रखा है, देख। तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है। अब बात कर्व तो होता ही है, लेकिन अब बात ये है कि अगर ये कोरोलियस फोर्स नहीं होता तो यहाँ पे गिरता, लेकिन कोरोलियस फोर्स होने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे होगा, पाथ चेंज होगा। तो अब बात है ये कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ये जो लास्ट में फाइनली डिफ्लेक्शन आई, कितने का डिफ्लेक्शन आया ये हमें पता करना है। और वो डिफ्लेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस में कितना उसने डिस्टेंस मूव किया, है ना। अगर पार्टिकल में फोर्स ऐसे लग रहा है तो यहाँ इस डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस मूव किया ये हमें पता करना है। फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में है, एक तो जेड में है, मतलब माइनस जेड में है, और एक एक्स एक्सिस में है। तो अगर एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं होता तो वो पूरा का पूरा पार्टिकल जेड एक्सिस की तरफ भी जाता, लेकिन एक्स एक्सिस में फोर्स होने के कारण वो थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ भी झुकेगा पार्टिकल, वहाँ को भी वो मूवमेंट होगा उसका। तो जो फाइनली उसका जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट कितना है, एक्स इक्वल टू वॉट, वो हमें निकालना है। गोल पता होना चाहिए, गोल is how much distance it moves along x एक्सिस। और हम x एक्सिस क्यों बोल रहे हैं, हम y क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स जो है वह x एक्सिस के डायरेक्शन में है और हमने फ्री फॉल की बात कर रखी है। तो जब कभी भी पार्टिकल रेस्ट में होता है और रेस्ट में होने के बाद अगर वो मूव करता है तो उसके डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन की तरफ भी एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन हो सकती है ना। ओके, अब हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा अर्थ था और हम अर्थ के बहुत नज़दीक हैं, 10 मीटर पे यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फिक्स मान लेता हूँ कि एट t इक्वल टू 0 वी आर एट h डिस्टेंस और u इक्वल टू 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है हमेशा, किसमें, फ्री फॉल में, है ना। और मैं h हाइट पर हूँ, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या है, ये मैं बार बार थोड़ा सा एक मिस्टेक कर रहा हूँ, ये FCL है तो m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको हटा करके मैं ACL लिख रहा हूँ सीधे, हाँ ACL। अब कुछ भी नहीं है, एलिमेंट्री 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रखी है तूने, सिंपल सी बात है, वही यूज़ करनी है। तो अगर A इक्वल टू 2mv AX लेते हैं इसको, क्योंकि x डायरेक्शन में AX इक्वल टू 2mv cos फाई है, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ भी नहीं है, dv x अपॉन dt इक्वल टू 2mv cos फाई है, ठीक है। तो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी क्या वेलोसिटी होगी, अगर कोई पार्टिकल को एस साइड से छोड़ा जाता है तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो t टाइम पर उसकी क्या वेलोसिटी होगी, सिंस v इक्वल टू u प्लस ए टी, जी टी है यहाँ पर, ए टी का मतलब। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सिंपली तुम्हारा जो v बन जाएगा वो gt बन जाएगा, अग्री, ठीक है, v तुम्हारा gt बन जाएगा।
तो डी वी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 2m, सॉरी इट इज़ नॉट m, इट इज़ ओमेगा, सॉरी 2 ओमेगा और v की वैल्यू जी टी कॉस फाइव। और हमें टी में लिखना है क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी है ना, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें वेरिएबल को टी में बदलना पड़ेगा। और तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डी वी एक्स अपॉन इक्वल टू 2 ओमेगा जी टी कॉस फाइव डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी क्या थी, जीरो। एट टी इक्वल टू टी एट सम टाइम टी वेलोसिटी मान ले वी है, तो ये वी एक्स मान ले क्योंकि हम एक्स में ले रहे हैं, तो ये यहाँ से एल एच एस वी एक्स बन गया। और यहाँ से एक ही टी वेरिएबल जो है जो वो यहाँ पर इंटीग्रेट होगा, तो टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, और अगर तो लिमिट पुट करेगा तो ये टी स्क्वायर अपॉन 2 ही आएगा, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बिकम ओमेगा जी कॉस फाइव टी क्यूब। ठीक है, ये निकल के आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो x चाहिए, तो x के लिए क्या करेगा, एक बार और इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि वी एक्स क्या है, वी एक्स इज नथिंग बट डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू वी एक्स डी टी। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना एक चीज़, कि t इक्वल टू जीरो पर हम पहले वी एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर ओमेगा जी कॉस फाइव टी क्यूब डी टी। टी इक्वल टू जीरो पे डी एक्स कितना है, जीरो है ना, क्योंकि हमने जो यहाँ पे मोशन कर ये जेड एक्सिस मान की, हमने जेड एक्सिस में है हम, तो जेड एक्सिस में तो एक्स जीरो होगा। तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो है, और टी इक्वल टू टी पर मान लेते हैं एक्स एक्स हो गया है, कोई कुछ उसने एक्स डिस्टेंस दूरी तय कर ले जो हमें पता करना है। तो एल एच एस क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, और आर एच एस में ओमेगा कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट और कॉस फाइव कॉन्स्टेंट, ये सब बाहर आ जाएंगे। ये टी स्क्वायर टी क्यूब कैसे हो गया है इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन को क्या आ जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3, राइट। तो इतनी डिस्टेंस वो तय करेगा, लेकिन इसी फॉर्मूला को तू टी में ना लिख के एच में लिख सकता है। कैसे, अगर कोई पार्टिकल हमने वहाँ पे क्या मान रखा था, एच मान रखा था ना, एच हाइट पर है, तो अगर एक पार्टिकल फ्री फॉल करता है तो टी एच हाइट से अगर वो फ्री फॉल करता है तो वो टी टाइम पे कितना डिस्टेंस तय कर लेगा, क्योंकि एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, और एच है यहाँ पे, तो टी और एच में ये रिलेशन है, तो टी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2h अपॉन जी अंडर रूट। तो अगर इसको यूज़ करेगा तो कैसे, क्या बोलेगा यहाँ पर, सिंस टी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, तो यहाँ से x की वैल्यू तो जी एच के टर्म्स में लिख सकता है वो, अगर वो क्वेश्चन में एस देता है हाइट, तो ये फॉर्मूला यूज करेगा तो, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया पूरा। तो ये डेरिवेशन क्या बोल रहा है हमें, कि भले ही तुमने ये अर्थ है, यहाँ फील्ड में तुम खेल रहे हो, भले ही तुमने एकदम वर्टिकली तुमने एक पत्थर फेंका ऐसे, तो तुम ये सोचोगे कि ये एकदम परपेंडिकुलर गिरेगा, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे गिरता है, और ये थोड़ा सा इतना छोटा होता है, ये मिलीमीटर में होता है कि तुम्हें डेली लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। तो ये इफेक्ट है कोरोलियस फोर्स का। और बस यहाँ पे एक और चीज़ बोल सकते हैं हम कि अगर इफ़ फाइव इक्वल टू 90, यानी कि पोल पर जाओ, एट पोल्स, है ना, 5 इक्वल टू 90 पोल हो गया ना, क्योंकि हमने इसको 5 मान रखा है, तो पोल यहाँ पर आ जाएगा, तो 90 पर, तो 5 इक्वल टू 90 यानी कि पोल पर ये जो डिफ्लेक्शन है, दिस एक्स डिफ्लेक्शन इन व्हाट,
डिफ्लेक्शन इन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. दिस x इक्वल टू 0 एंड इफ फाई इक्वल टू 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर पर on at equator this deflection is maximum. This is maximum. इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी बोला है बुक में. तो ये सिंपली यहाँ पर cos फाई 1 हो जाएगा और इसको तो ऐसे लिख सकता है. ये हमारा डेरिवेशन पूरा होगा और यही इसका फिजिकल मीनिंग है. तो अगर हम देखना चाहें कि ये कितना है, मतलब अगर तुझे नंबर चाहिए तो उसके लिए बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है. चल एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल, लेट अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर at equator. Find horizontal displacement. Simple question है. तो you have to just remember the formula. जो horizontal displacement है x इक्वल टू ओमेगा अप g3 2h g3 है ना, 2h ही है ना ये वैसे फॉर्मूला में. और cos फाई है फॉर्मूला हमारा. अब फाई हमें दिया नहीं है बट हमें इक्वेटर बोल दिया. इक्वेटर का मतलब फाई 0 और cos 0 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई. अब ओमेगा मैंने कल बताया था कितना लिखना है. ओमेगा की वैल्यू को याद है? यस, 7.29 इंटू 10 पावर -5 अपॉन 3 और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और 2 गुणा 20/10 का होल क्यूब. तो ये कितना आएगा? 4 और 4 क्यूब. ठीक, 4 क्यूब का मतलब 8 है ना. 8 आ गया. इंटू 10 और ये 7.29 अपॉन 3 इंटू 10 पावर -5. तो इसको गुणा करेगा तो कितना आएगा? मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ. 7.29 इंटू 3 और इसे वैसा ही यूनिट में ध्यान देना. 10 इंटू 8 इंटू यह आ रहा है तुम्हारा 1749.6 इंटू 10 पावर -5 मीटर. यानी कि 1749.6 से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नो 1 2 3 4 5 हाँ इतना मीटर आ रहा है. इतना मीटर आ रहा है. तो कितना 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है बोलना? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो यानी कि 1000. तो 1 2 3 4 तो 174 मिलीमीटर का बस ये डिफ्लेक्शन होगा. यानी कि जो अगर एक गुणा भाग सही है तो मैं मान रहा हूँ. मैं थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा सा बहुत मुझे गलती लग रही है, पता नहीं क्यों. ये 3 तो ये मतलब ये आंसर अगर सही होता है तो इतना छोटा डिफ्लेक्शन है ये. तो एक बार गुणा भाग देख लेना तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है.